नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कमेंट और उनके जवाब पार्ट 2। जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिससे जेडीए से रिलेटेड किसी को भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, उनके सवाल जो भी थे, उनके कमेंट थे, उनके बारे में मैंने जवाब दिए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि आप और भी अगर कमेंट करोगे, उसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, तो उनके पार्ट 2 में लेके आया हूँ आपके लिए। उसमें आपके लिए जो भी है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको डिस्कस किया आपने क्या-क्या कमेंट किए थे, उनके जो जवाब है मैं आज बहुत अच्छी तरह से लेके आया हूँ। तो एक बार चलते हैं अपन एक बार अपने पार्ट 2 पर। तो सबसे पहला जो कमेंट था अपना, वो था जिसकी वार्षिक आय 20 लाख से ऊपर है वो भी फॉर्म भर सकता है क्या? किसी ने मुझे पूछा था कि सर जिसकी वार्षिक आय अगर 20 लाख से ऊपर है तो क्या वो भी फॉर्म भर सकता है क्या? तो देखिए, इसमें वार्षिक आय जिसके ऊपर 20 लाख से ऊपर है तो वो फॉर्म इसमें फिल नहीं कर सकता है। जेडीए की जो अपना जो जेडीए की पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ओनली 20 लाख की आय तक के लोग ही इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इससे ऊपर के कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉटरी निकलने के बाद पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या प्लॉट को रिलीज कर सकते हैं क्या? ये किसी ने फोन किया, मैसेज किया था मेरे को कमेंट के अंदर कि चल लॉटरी अगर निकल गई, निकलने के बाद अगर मैं पेमेंट ही नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या प्लॉट को हम बेच सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो इसके जवाब के लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो अपने पीडीएफ थी उसके अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए डाला है ताकि आप उसको और भी अच्छे से समझ सको। तो आइए हम चलते हैं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। कि लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नगद, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आईसीआईसी बैंक की शाखा में संबंधित योजना खाते में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके उपरांत जैसे जैसे लॉटरी निकलती है तो इसके अंदर 30 दिवस के अंदर जो भी मांग आपसे करेंगे उसकी जो राशि होगी वो आपको 30 दिन के अंदर इसके अंदर जमा करवानी पड़ेगी। इसके उपरांत मांग राशि 90 दिन तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं जमा करा पाते हो तो आपको जो मांग राशि है वो आगामी 90 दिन तक 9% ब्याज के साथ जमा करवाई जाएगी। ये जो है वो 9% आपका है वार्षिक ब्याज लगेगा इसके अंदर। इसके बाद में आपको 90 दिन मिलते हैं, 90 दिन के अंदर आप जमा करवा सकते हो। इसके बाद में अगर मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि के दिनांक से 120 दिन के अंदर, अब अगर 90 दिन तक भी नहीं करवाए तो 120 दिन आपको लास्ट फाइनल मिलेंगे। 120 दिन आपको लास्ट फाइनल मिलेंगे। 120 दिन के अंदर आपने जमा नहीं करवाया है तो ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण लिखा हुआ है कि आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। आपका जो भी आपने फीस दी गई है वो आवंटन आपसे निरस्त कर लिया जाएगा और इसमें राशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब आपका ये होगा कि आपके अंदर जो भी आपने पेमेंट किया है, जो भी आपने जैसे 10,000 वाला किया है, 20,000 वाला, 30,000 वाला जो भी किया है, अगर आपको 30 दिन का जो टाइम मिलता है, टाइम पीरियड उसके अंदर आपने नहीं किया है तो टाइम पीरियड के अगर उसके बाद में भी आपको 90 दिन मिलेंगे, उसके अंदर जो 90 दिन तो मिलेंगे लेकिन आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा 9% वार्षिक दर के साथ। इसके बाद में जो अपने को 120 दिन और मिलेंगे, सॉरी 120 दिन तक, 120 दिन तक ही मिलेगा जिसमें आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर फिर भी आप जमा नहीं करवाते हो तो आपकी लॉटरी को स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी संपूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाएगा। आपके पास जो भी 10,000 रुपए थे वो भी आपके जमा हो जाएंगे। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक बार ये आप देख लेना। इसके बाद में चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना वो ये था, ये प्लॉट कितने फुट का होगा और कितने साल बाद इसको बेच सकते हैं? तो देखिए, ये प्लॉट की जो साइज रहेगी वो अपने लॉटरी के अंदर ही रहेगी कि आपने जो लॉटरी वगैरह की है तो उसके अंदर जो लॉटरी निकलने के बाद ही पता चल जाएगी एक्चुअल साइज। तो आप अभी तो इसके अंदर ओनली जो क्राइटेरिया दे रखा है कि इतने गज से इतने फुट का जो आपका है वर्ग गज के अंदर वो प्लॉट है। इसके बाद में जो भी होगा, जो एक्चुअल में जब लॉटरी निकलेगी, लॉटरी जब भी निकलेगी तो लॉटरी के अंदर जब निकलेगी उसके बाद में आपको एक्चुअल साइज का पता चलेगा कि एक्चुअल साइज क्या है इसकी। ठीक है, इससे पहले आपको एक्चुअल साइज का इसमें अभी नहीं बताया गया कि किस साइज का प्लॉट आपको अभी मिलेगा लॉटरी। और अगर कितने साल बाद में इसको बेच सकते हो तो इसे बेचने के लिए जो बताया गया है सर, तो बेचने के लिए क्या है कि इसमें आपको नोटिफिकेशन में दे रहा है कि आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। मतलब आप 10 वर्ष तक भूखंड को हस्तांतरण नहीं कर सकते।
आवंटन से 0 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 10% शुल्क वसूल कर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित दर का 5% शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये होगा कि इसके अंदर आपको हस्तांतरण 10 वर्ष तक आप नहीं कर पाओगे, इसको किसी को भी मतलब सेल आउट नहीं कर पाओगे, और अगर आप सेल आउट करना चाहते हो तो आपको 10% शुल्क वसूल कर लिया जाएगा इसका। समझ गए बात को? आपको 10% ये राशि गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक इससे आपका डाउट सोल्व हो रहे होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं एक बार। सर 6 लाख इनकम वाला आर्मी में हो तो MIG ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप में भर सकता है क्या? तो देखिए, जो इसमें मिडिल इनकम ग्रुप में आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपको अलग से जब कैटेगरी मिल रही है जिसमें आपको आरक्षण मिलेगा अलग से, सिर्फ वो रिजर्व कैटेगरी ही है, तो आप इसमें भरने का कोई मतलब नहीं है। आप मिडिल इनकम ग्रुप में क्यों भरना चाहते हो? इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जब आपको इसके अंदर देखो सभी के इसके अंदर जो भी है इसमें सभी का ये दे रखी है, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए कैटेगरी अलग से दे रखी है, इसमें आपको 6.43% दे रखी है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके लिए 10% अलग से सीटें दे रखी है, मतलब 10% अलग से भूखंड है वो दे रखे हैं। इसके अनुसूचित जनजाति वाले 8.57% दे रखे हैं। इसके अंदर भी है, जैसे अगर इसके अंदर केंद्र कर्मचारी में कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए 5% है, अलग से सीटें है, मतलब अलग से आपको जो प्लॉट संख्या रखी गई है वो 10% है इसकी। इसके अंदर जैसे 10% विवाहित है, भूविहीन, एकल महिला हो गई, सामान्य हो गई, ये तो केंद्र के हो गए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के है 6.43% जो भूखंड है, उसमें से 5% तो विकलांग के लिए, बाकी 10% निर्धारित है भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए और बाकी सामान्य के लिए। तो जब आपको ये जो सैनिक की कैटेगरी की दी गई है वो 10% दी गई है आपको, जब आपको 10% अलग से मिल रहा है तो आप इसके अंदर मिडिल इनकम करने का मतलब क्या है सर आपका? मतलब आप इसके अंदर इसमें आपको संभावना जो होगी ना, आपकी संभावना वो एकदम कम होगी, क्योंकि इसमें जो अनारक्षित श्रेणी देखिए 61% है, एक्चुअल में जो 61% है आपका, उसके अंदर लगभग सबसे ज्यादा जो आवेदन आएंगे वो सबसे ज्यादा मतलब 90% आपके आरक्षण इसके अंदर ही आएंगे आपके। तो आप इसके अंदर जाना पसंद करोगे, जबकि आपकी इसकी कैटेगरी आपके अलग से 10% आपको दी गई तो आप इसके अंदर जाना पसंद करोगे। सबसे ज्यादा आपको संभावना जो प्लॉट मिलने की होगी ना वो इस कैटेगरी के अंदर ही होगी सर। इसके अलावा आप जो ये मिडिल इनकम ग्रुप में भरोगे तो आपके अनारक्षित श्रेणी के अंदर जाएगा, इसके अंदर भरने का कोई मतलब है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि उसमें जो संभावना रहेगी आपको प्लॉट मिलने की वो बिल्कुल नए के बराबर रहेगी, क्योंकि उसमें काफी लोग भरेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप और भी कमेंट सेक्शन में मेरे से एक बार पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है आपको, तो मैं आपको और भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर PDF कैसे डाउनलोड करें? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, मैंने आपको लिंक भी नहीं डाल पाया, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ आज अपन को कि PDF डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले जानना है अपन को JDA। और ये अभी नेट चल नहीं रहा है इसमें एक्चुअल में, तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में डाउनलोड कैसे करते हैं PDF। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ PDF का और लाइव लोकेशन का जो भी आएगा कि आप JDA की लोकेशन जो प्लॉट यहाँ पे स्थित है वो कैसे आप उसके अंदर कर सकते हैं आवेदन, सॉरी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। मैं सिंगल महिला हूं, क्या मैं 2 स्कीम में फॉर्म भर सकती हूँ? यदि एक ही प्लॉट में न आया नंबर तो दूसरे वाले के 21,000 वापस आ जाएंगे क्या? तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप सिंगल महिला है तो आप 2 स्कीम में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहली बात तो कोई भी हो, सिंगल हो या फिर कोई भी हो, तो आप 2 स्कीम में फॉर्म नहीं भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू JDA, क्योंकि JDA अगर आपको पता चलता है तो आपकी संपूर्ण राशि इसमें जमा कर ली जाएगी। इसका नीचे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है बाकायदा प्रूफ के लिए।
एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपके सिंगल महिला है और आपने 2 स्कीम में फॉर्म भर दिया है तो होगा क्या है कि अगर आपको प्लॉट अलॉट होता है, दोनों प्लॉट अलॉट हो जाते हैं या फिर कोई एक भी प्लॉट अलॉट होता है, जेडीओ को पता चलता है इसके बारे में, तो आपकी जो दोनों प्लॉट का जो भी आपने राशि जमा कराई है वो आवंटन आपका निरस्त कर दिए जाएंगे, आपके एकदम आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, आवंटन आपके निरस्त हो जाएंगे, आपको जो राशि मिलेगी आपको राशि भी आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों स्कीम में एक साथ अप्लाई कर सकें। आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अगर सिंगल महिला है तो आप कैटेगरी वाइज, जो आपको मैंने कैटेगरी बताई थी, ये जो कैटेगरी बताई थी इसमें कैटेगरी के अंदर है आपका सिंगल महिला का, उसके अंदर आप फॉर्म फिल करें, उसके अंदर आप अपना फॉर्म फिल करें और आपको जेडीए के द्वारा नहीं तो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी, तो ऐसा नहीं करें प्लीज। बाकी मैं आपको और भी कोई अगर आपसे रिलेटेड इशू है तो आप मेरे को एक बार पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इसका जवाब जरूर दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाउनशिप में प्लॉट की लोकेशन कैसा पता करें, इसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बना दूंगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 20 लाख से ज्यादा इनकम वाला फॉर्म लगा सकता है क्या? इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आपको गवर्नमेंट की जो निकली है वो अपने जैसे 3 लाख से कम है, 3 लाख से ज्यादा भी है, लेकिन मैक्सिमम में है जो 20 लाख तक है। ओनली मैक्सिमम जो इसमें दे रखा है वो 20 लाख रुपए तक की ही दे रखी है इसमें। अगर 20 लाख से अगर आप ज्यादा करोगे, 20 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, 20 लाख से इनकम ज्यादा है तो आप इसमें इलिजिबल नहीं होंगे, इलिजिबल नहीं होंगे, इलिजिबल ही नहीं हो आप इसके लिए। तो आपको 20 लाख से इनकम मतलब आप गवर्नमेंट की नजर में क्या हो, सक्षम हो। ये उनके लिए स्कीम है जो एकदम मध्यम वर्ग के या निम्न लोअर वर्ग के है, उसके लिए स्कीम है। तो आप गवर्नमेंट की नजर में अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो सालाना आपकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट इसके लिए आपको एलिजिबल नहीं मानेगी। तो आप इसके लिए एलिजिबल के पात्र नहीं हो अगर आपकी इनकम कम है या फिर आपके फैमिली मेंबर पारिवारिक का है, परिवार में किसी और का है जिसकी इनकम कम है, तो आप बेटर होगा कि आप उनके नाम से फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी परिवार में इनकम इसमें पारिवारिक काउंट होगी, ऐसा नहीं है कि आपने पति के नाम से लगा दिया या पत्नी के नाम से लगा दिया, इसमें दोनों की इनकम काउंट होगी और जो आश्रित रहेंगे इसके अंदर उनकी भी इनकम इसमें काउंट होगी। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग आवेदन, देखिए आवेदन में तो हो जाएगा, आवेदन करने में आपका अलग अलग नंबर से हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जो नंबर दोगे आप उनके नंबर से आवेदन हो जाएंगे दोनों के, लेकिन इसमें आपको आवेदन नहीं करना है एक्चुअल में, क्योंकि जेडी के अकॉर्डिंग ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। दोनों अगर हस्बैंड और वाइफ की दोनों की क्या अलग अलग इनकम काउंट होगी, हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की इनकम एक ही काउंट मानी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इनकम को ग्रुप क्राइटेरिया है जो इनकम का इनकम रूल के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। दोनों की इनकम इसके अंदर काउंट की है और हस्बैंड और वाइफ की दोनों की इसके अंदर काउंट की है, तो हस्बैंड और वाइफ की अगर इनकम काउंट कर लेते हो, अगर आप 20 लाख से ऊपर चले गए तो आप वैसे एलिजिबल नहीं हो, समझ गए। और आपने 2 प्लॉट अलग अलग खरीद लिया, हस्बैंड का अलग ले लिया, वाइफ के नाम से अलग लिया, दोनों का लॉट हो गया, एक आपके हस्बैंड के नाम से लॉट हो गया, एक वाइफ के नाम से लॉट हो गया। ठीक है, तो दोनों के अगर दोनों के अगर अलॉटमेंट हो गए तो आपको जेडी को वैसे पता लगेगा कि जेडी के आपने दोनों आवंटन कर दिया, तो आपके दोनों के दोनों आवंटन निरस्त हो जाएंगे और राशि आपकी जब्त हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। ठीक है, राशि आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकम प्रूफ में फैमिली की इनकम आएगी या जो फॉर्म लगाएगा उसकी इनकम आएगी। देखिए इनकम प्रूफ का मैंने आपको बता दिया कि इनकम प्रूफ में फैमिली की इनकम ही काउंट होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म लगा रहा है उसके नाम से इनकम काउंट होगी। जैसे मान लो आपने बच्चे के नाम से कर दिया, बच्चा 18 साल का ही है, 18 साल का है, 18 साल का है या इससे 20 साल का है, आपने सोचा कि बच्चा तो कुछ कमाता ही नहीं है, कमाने के नाम से बच्चे के नाम से फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दिया, बच्चे के नाम से अलॉटमेंट हुआ, लेकिन जो बाद में आपको राशि जमा करवानी पड़ेगी उस समय जो डॉक्यूमेंट आपको इसके बाद में जमा करवाने पड़ेंगे वो इसमें इनकम पूछेगा, इनकम के अंदर आपको फैमिली की इनकम ही देनी है,
इनकम आपको फैमिली की इनकम काउंट होगी, तो आप इसमें पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन की इनकम काउंट नहीं होगी, फैमिली की इनकम काउंट होगी। फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ हो गए, आपके आश्रित अगर माता पिता आश्रित है आपके ऊपर तो वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे, या फिर आप नहीं कमाते और सिर्फ माता पिता की इनकम इसमें काउंट हो जाएगी क्योंकि वो आप उन पे आश्रित हो। तो ये एक क्राइटेरिया है इसके अंदर जो भी हो जाएगा। इसके बाद चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी सालाना इनकम 13 लाख रुपए है, तो क्या मैं 18 लाख से 20 लाख वाले इनकम ग्रुप में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो देखिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी सालाना इनकम 13 लाख से है, तो क्या 18 लाख से 20 लाख वाले में इनकम ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं? देखो सर, जो गवर्नमेंट का जेडीए का जो भी क्राइटेरिया है उसके अंदर तो आप 13 लाख वाले में ही अप्लाई करें। तो 18 से 20 लाख वाले में आप इनकम प्रूफ क्या देंगे? फिर आपको बाद में जब इनकम प्रूफ आपसे मांगा जाएगा उसमें इनकम प्रूफ आप क्या शो करोगे? शो भी तो करना पड़ेगा ना सर। लॉटरी अगर आपकी निकल जाती है तो उसके बाद में आपको शो करना पड़ेगा कि आप शो क्या करोगे जब आपके पास इनकम ग्रुप ही 13 लाख रुपए का है। परिवार के अंदर अगर किसी का है नहीं, या तो आपके पास परिवार का हो 13 लाख आपकी हो, प्लस परिवार की होनी चाहिए आपको 5 लाख रुपए या इससे अधिक, या तो 5 लाख हो या इससे ज्यादा हो, तब आप 13 लाख प्लस 5 लाख 18 लाख वाले स्लैब में आप आओगे। अकेले आपकी इनकम अगर 13 लाख रुपए है और परिवार के अंदर आपकी इनकम 5 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो आप इस स्लैब के अंदर आवंटन कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर 13 लाख वाले के अंदर ही करना है आवंटन, इसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया आपको? अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार और पूछ सकते हो कि इसमें और भी क्या है, मैं आपको जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जो क्वेश्चन थे वो मेरे इतने ही थे, तो अगर आपको और भी कुछ इससे जेडीए से रिलेटेड अगर कुछ आपको डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप प्लीज मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट करके पूछ लीजिए आप मेरे को, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। आप प्लीज मुझे कॉल ना करें, प्लीज अवॉइड कॉल, क्योंकि कॉल पे मैं हर चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब दे दूंगा। अभी मैं के लिए फिलहाल इतने ही कमेंट थे जो लगभग सबके सेम कमेंट होते हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। बाकी अगर आप किसी को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या है सर, इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब दे दूंगा इसके अंदर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसके अंदर मिल सके। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी एक योजना चल रही है, उसका आवेदन आप कब से स्टार्ट है, आवेदन कब से स्टार्ट है, कौन सी स्कीम है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी ले रहने वाली है आपकी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी, उसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके अंदर भी जगह आपके सवाल और जवाब रहेंगे तो वो भी अपन एक बार इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के इसके अंदर बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसके अंदर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहे। तो आप मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।